हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूरोपियन यूनियन। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने पार्ट 1 में यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एंड और भी बहुत सारी चीजें हमने वहां पर कवर करी थी। सो इन केस अगर आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाइए और वो पार्ट 1 देखिए, बिकॉज ये पार्ट 2 उसी का आगे कंटिन्यूएशन है। तो अगर आपको पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो आपको मे भी थोड़ा सा पार्ट 2 समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। सो मेरी प्लेलिस्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस की, आप उसमें जाके यूरोपियन यूनियन का पार्ट 1 देख सकते हैं एंड मैंने पार्ट 1 की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, सो आप जाके वहां पे भी चेक कर सकते हैं। So without wasting any more time, let's get into that. So जैसे कि मैंने बोला था कि पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देखा था अबाउट द यूरोपियन यूनियन, दैट इज हमने इंट्रोडक्शन देखा था, ऑब्जेक्टिव देखा था एंड बहुत सारी चीजें हमने देखी थी। तो हमने वहां पर लास्ट में एक चीज डिस्कस करी थी, दैट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने कुछ 7 डिसीजन मेकिंग बॉडीज के केवल नेम देखे थे जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर कौन कौन सी ऐसी बॉडीज है जो कि डिसीजन लेती है। ठीक है, तो हमने वहां पर केवल नेम देखे थे एंड आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सो वो चीज आज हम करने वाले हैं। सो जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी आती है यूरोपियन यूनियन में, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। ओके, नाउ यूरोपियन पार्लियामेंट क्या है? तो इट इज वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के 3 लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में से एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे जो मेंबर्स है यूरोपियन पार्लियामेंट के, जिसे हम बोलते हैं MEP, ठीक है, उन्हें जो है इलेक्ट किया जाता है बाय द यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स इन एवरी 5 years। मतलब हमने यहाँ पे ये बोला कि जो मेंबर्स है यूरोपियन पार्लियामेंट के, उनको हर 5 साल में जो सिटीजन्स है यूरोपियन यूनियन के वो इलेक्ट करते हैं। किस बेसिस पे करते हैं? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे करते हैं। अब नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? तो वैसे तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट लेकिन एक बार ब्रीफ में मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। एक इलेक्टोरल सिस्टम है जहां पर प्रपोर्शन के बेसिस पे जितने वोट्स मिले उसके प्रपोर्शन के बेसिस पे आपको सीट्स अलॉट की जाती है। सपोज अगर 30% वोट्स मिले तो आपको 30% सीट्स अलॉट की जाएगी या 30% सीट्स आपको मिलेगी। तो ये चीज होती है प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी के लिए आप केवल इतना सा समझ लो कि एक काइंड ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम है। ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पर 705 मेंबर्स है ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर 705 MEPs है, दैट मीन्स मेंबर्स है। MEP मतलब हो गया मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो यूरोपियन पार्लियामेंट में बेसिकली हमने देखा कि ये एक लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, यहाँ पे किस बेसिस पे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और कितने मेंबर्स यहाँ पर है, तो वो चीज हमने डिस्कस करी इन द यूरोपियन पार्लियामेंट। इनके बारे में इससे ज्यादा अपन को लिखना भी नहीं है, जो मेन था वो था ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सब जो है ज्यादा मेन है। बट लेकिन जब यूरोपियन यूनियन का पूरा क्वेश्चन आता है और लॉन्ग मार्कर क्वेश्चन में आता है, हमको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ सबके बारे में देना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये डिसीजन मेकिंग बॉडीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ यूरोपियन पार्लियामेंट के बाद हमारी सेकेंड डिसीजन मेकिंग बॉडी आती है, दैट इज यूरोपियन काउंसिल। अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को पॉलिटिकल डायरेक्शन कौन देता है? तो दैट इज यूरोपियन काउंसिल। यहाँ पे करेक्शन कर लेना, दैट फर्स्ट पॉइंट जो है यूरोपियन काउंसिल का, दैट इज द पॉलिटिकल डायरेक्शन फॉर द यूरोपियन काउंसिल। तो यहाँ इस यूरोपियन काउंसिल की जगह यूरोपियन यूनियन कर लेना कि यूरोपियन यूनियन को जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो कौन देती है? यूरोपियन काउंसिल। मतलब जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस है उसमें हेल्प करती है, दैट इज यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, अब जो ये यूरोपियन काउंसिल है ये स्टैब्लिश हुई थी एज एन इनफॉर्मल समिट इन 1975। 1975 में ये एक इनफॉर्मल समिट की तरह स्टैब्लिश हुई थी। समिट काइंड ऑफ एक कॉन्फ्रेंस जहां पे सब पॉलिटिकल लीडर्स, कंट्रीज मिलते हैं, तो वो होती है समिट। ठीक है, तो ये एक समिट की तरह स्टैब्लिश हुई थी, एक इनफॉर्मल समिट की तरह स्टैब्लिश हुई थी इन 1975।
बट फिर क्या हुआ 2009 में जब एक ट्रीटी का इनेक्टमेंट हुआ, जब एक ट्रीटी लागू करी गई, दैट इज द ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन, तब यहाँ पे ये जो यूरोपियन काउंसिल है, तब यूरोपियन काउंसिल को जो है एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्नाइजेशन मिला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या चीज बोली कि पॉलिटिकल डायरेक्शन कौन दे रहा है यूरोपियन यूनियन के लिए, दैट इज यूरोपियन काउंसिल। एंड सेकेंड थिंग हमने यहाँ पर बोली कि यूरोपियन काउंसिल को 1975 में एक इनफॉर्मल समिट की तरह स्टैब्लिश करा गया था, बट 2009 में क्या हुआ, एक ट्रीटी के इनेक्टमेंट के साथ, दैट इज द ट्रीटी ऑफ लिस्बॉन के इनेक्टमेंट के साथ एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन का रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो वो चीज हमने यहाँ बात करी अबाउट द यूरोपियन काउंसिल। टॉकिंग अबाउट द थर्ड डिसीजन मेकिंग बॉडी, दैट इज द यूरोपियन कमीशन। तो यूरोपियन कमीशन जो है वो एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह एक्ट करता है ऑफ द यूरोपियन यूनियन। हमने लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन के लिए तो देखा था, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। एंड जब हम एग्जीक्यूटिव आर्म की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा यहाँ पे कौन आ रहा है, यूरोपियन कमीशन। You already know this, what is legislature, what is executive and what is judiciary। मैंने ये मेरी वीडियोस में आई गेस बहुत बार बताया, ठीक है, बट फिर से एक और बार मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ। लेजिस्लेचर जो कि लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज इनेक्ट करती है, लागू करती है, एंड जुडिशरी जो कि उन लॉज पर चेक रखती है। तो ये तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे ये जो यूरोपियन कमीशन है ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह, मतलब जो भी लॉज होंगे उसको लागू करने की तरह, कि ये लागू करेगा उस तरह ये एक्ट करता है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह कौन एक्ट करता है, दैट इज द यूरोपियन कमीशन। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ ईयू। ईयू मतलब है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यहाँ पर प्लीज जहां पे भी ईयू लिखा हुआ है प्लीज समझ जाना, दैट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर ये जो यूरोपियन कमीशन है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि ईयू डे टू डे कैसे फंक्शन करेगा वो सब कौन चेक रखता है, यूरोपियन कमीशन चेक रखता है। मतलब वो डे टू डे कैसे वर्क करेगा, रोज कैसे काम करेगा, तो ये चेक कौन रखता है, दैट इज यूरोपियन कमीशन। ठीक है, नाउ ये जो यूरोपियन कमीशन है इससे कंसिडर किया जाता है गार्जियन ऑफ द ट्रीटी साइन। भी ट्रीटी साइन हुई है, ट्रीटीज मतलब होता है संधि। ठीक है, किसी दो कंट्रीज के बीच में या दो जनों के बीच में या दो से ज्यादा जनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होना, तो दैट इज ट्रीटी। ठीक है, तो वो उसके गार्जियन की तरह एक्ट करता है कौन, यूरोपियन कमीशन। ठीक, नाउ यहाँ पर इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, जैसे कि लॉज प्रपोज करना डिबेट के लिए। तो हमने क्या बोला कि यूरोपियन कमीशन एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह भी एक्ट करता है, उसके अलावा इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। तो यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट्स क्या थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बोला कि एग्जीक्यूटिव आर्म की तरह वर्क करता है और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ईयू। सेकेंड हमने बोला कि जो यूरोपियन कमीशन है उससे कंसिडर किया जाता है गार्जियन ऑफ द ट्रीटीज। ठीक है, और थर्ड हमने बोला कि इसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी है, जैसे प्रपोजिंग लॉज फॉर द डिबेट, कि लॉज प्रपोज करना डिबेट के लिए। नाउ द फोर्थ डिसीजन मेकिंग बॉडी इज काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। अब ये जो काउंसिल है यूरोपियन यूनियन की, ये किससे मिलकर बनी हुई है, गवर्नमेंट मिनिस्टर से मिलकर बनी हुई है। और वो सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स कहाँ से होते हैं, हर एक मेंबर स्टेट से होते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जैसे कि कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड जो है इसके पास पावर्स है। तो हमने यहाँ पे केवल 2 ही पॉइंट डिस्कस करे कि ये जो है गवर्नमेंट मिनिस्टर से मिलकर बनी हुई है, और वो गवर्नमेंट मिनिस्टर कहाँ से होते हैं, फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट। ठीक है, सेकेंड चीज हमने बोली कि इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जैसे कि कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी से रिलेटेड पावर्स। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। नेक्स्ट हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी आती है, दैट इज यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। हमने याद करो पार्ट 1 में 7 जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज देखी थी ना लास्ट में, बस हम उसी को ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज डू रिमेम्बर दिस, कि आपको लगे कि ये क्या चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडीज है यूरोपियन यूनियन की, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस करी थी इन द लास्ट। वहां पर हमने केवल नेम्स देखे थे एंड यहाँ पर हम उससे थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स की अगर बात करें तो ये क्या करता है, ये जो है इन्वेस्टिगेट करता है द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस,
ठीक है, कि फाइनेंसेस का जो मैनेजमेंट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करता है कौन, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, कि इसके मेंबर स्टेट्स के पास जो भी फाइनेंसेस या जो भी फंडिंग प्रोवाइड करी गई है वो प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं क्या, उन फाइनेंस का सही से मैनेजमेंट हो रहा है क्या, तो ये सब इन्वेस्टिगेट करने का काम है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का। जैसे कि यहाँ ऑडिटर्स नेम से समझ में आ जाता है कि कुछ तो फाइनेंस से रिलेटेड एंड कुछ तो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होगा। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट आता है कि ये क्या करता है, इट कैन रेफर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज टू द यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस टू आर्बिट्रेट ऑन एनी एलेक्ट इरेगुलरिटीज। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट आता है हमारा कि ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, वो इश्यूज जो कि सॉल्व नहीं हुए हैं, उन्हें रेफर कर सकता है यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास और उनको बोल सकता है कि वो अपना डिसीजन ले उस इशू के ऊपर। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर ये कर सकता है। नाउ ECA मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द काउंसिल। ECA मेंबर्स मतलब है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स के जो मेंबर्स है, इसे काउंसिल अपॉइंट करती है रिन्यूएबल 6 ईयर टर्म के लिए, मतलब 6 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जाता है, बट पार्लियामेंट को कंसल्ट करने के बाद ही ECA मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय दी काउंसिल। तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। नाउ नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हमारी आती है, दैट इज द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो क्या करता है, वो यूरोपियन यूनियन के लॉज को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन मतलब हो गया बेसिकली मीनिंग निकालना, मतलब निकालना। ठीक है, और क्यों करता है, तो जस्ट टू मेक श्योर, ये मेक श्योर करने के लिए कि वो जितने भी EU के लॉज है वो सेम वे में अप्लाइड हो रहे हो इन ऑल दी EU कंट्रीज। जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है उसमें वो सेम वे से अप्लाई हो रहे हो EU के लॉज। ठीक है, एंड जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स है बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड द EU इंस्टीट्यूशंस, EU इंस्टीट्यूशंस और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, लीगल वाद विवाद हो रहे हैं, उसको सेटल करने का काम भी कौन करता है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी। अब इस कोर्ट ऑफ जस्टिस को कोई भी अप्रोच कर सकता है, कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, कोई कंपनी भी कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है कि वो क्या करे, कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या करे, EU इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। बट किस केस में, कि जब उनको ये लगे, किसी भी इंडिविजुअल को या कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को जब ये लगे कि उनके जो राइट्स है उन्हें वॉयलेट किया जा रहा है, उन्हें ब्रेक किया जा रहा है अंडर द EU सिस्टम, यूरोपियन यूनियन सिस्टम के अंडर जो है उनके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, इस कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकते हैं कि वो EU इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। ठीक है, और यहाँ पर जितने भी जज होते हैं, हर एक जज या हर एक एडवोकेट जनरल जो होता है उसे जॉइंटली अपॉइंट किया जाता है बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स। ठीक है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनकी नेशनल गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है यहाँ पर उन्हें अपॉइंट किया जाता है, किसे, जज को और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट किया जाता है। और ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लक्समबर्ग में लोकेटेड है। नाउ लास्ट हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी आती है, दैट इज यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है, ये सेंट्रल बैंक है यूरोप का, और ये किसका इंचार्ज है, तो जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज है इन द यूरोजोन उसका इंचार्ज है। एंड ये यूरोजोन में कितनी मेंबर कंट्रीज आती है, तो 19 EU मेंबर स्टेट्स आते हैं। तो वहां पर जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसीज होती है उससे रिलेटेड डिसीजंस कौन लेता है, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली। ठीक है, सो यहाँ तक हमारी जितनी भी डिसीजन मेकिंग बॉडी की नेम्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस करे थे उसे आज हमने इस पार्ट 2 में डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, बट इन केस फिर भी अगर आप कुछ भी डाउट्स या कुछ भी क्वेरीज रहती है देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। एंड डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल, थोड़ा भी यूजफुल लगता है देन डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपनी फ्रेंड्स को शेयर करनी है। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।